और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सत्यमेव जयते का, जिन्होंने मुझे मंच प्रदान किया। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। आज हमारे साथ मौजूद है आवास फाउंडेशन। जी हाँ दोस्तों, आवास फाउंडेशन जो एक मात्र संस्था है आज के टाइम पे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जो निर्दोष पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती हैं, उनको न्याय दिलाती है। चाहे वो आपके सामाजिक तौर पे न्याय दिलाने की बात हो, चाहे कोर्ट कचहरी में हो, चाहे पुलिस स्टेशन में हो, दोस्तों हर तरीके से खड़ी रहती है ये संस्था निर्दोष पुरुषों के साथ। आज हमारे साथ है आवास फाउंडेशन के संयुक्त सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी श्री ज़राफ़त खान साहब। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले जो कॉमन टॉपिक है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो बिना किसी सोच समझ के आजकल बहुत इजीली लगा दिया जाता है कि जैसे कि है 498 के मुझसे दहेज मांगा गया है पति के खिलाफ, जिसने उसको सारी ज़िंदगी पालन पोषण किया, उसकी जिम्मेदारी ली, उसके खिलाफ मायके वालों के कहने में आकर या अपनी मर्जी से लड़कियां बहुत जल्दी केस लगा देती हैं कि मुझसे दहेज मांगा गया। इसके बारे में सर कुछ विशेष टिप्पणी कीजिए। प्लस अगर 498 का केस लगाया जाता है किसी भी लड़के के खिलाफ, उसमें गिरफ्तारी होती है या नहीं? जी, 498A में अगर आपकी वाइफ आप पर 498A जैसी धारा लगाती है तो उसमें अरेस्टिंग नहीं है। ओके। तो सर जो अरेस्टिंग है किसी भी स्टेट में नहीं है? नहीं, कोई अरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि बिना 41A के नोटिस के बिना अरेस्टिंग नहीं है। सर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों के दिमाग में मैं आजकल देख रहा हूँ हमारे पास इतने सारे केस आ रहे हैं रोज़ाना लगातार, हमें ये बताइए अगर इसमें अरेस्टिंग नहीं है जैसे आपने कहा है, तो जो पुलिस स्टेशन में जो आईओ होता है वो डराता है कि गिरफ्तार कर लेंगे, या बार बार पुलिस स्टेशन में बुलाकर उनको परेशान करना, घर वालों के पास बार बार आना, घर पर आना, सर उसके बारे में बताइए कि लड़का कैसे बच सकता है या उसके परिवार वाले कैसे बच सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा है कि अरेस्टिंग तो इसमें है ही नहीं, और अगर आईओ आपको परेशान करता है तो आईओ की कंप्लेन एसएसपी साहब को कर सकते हो, और ये बोल सकते हो कि ये आईओ दूसरी पार्टी से मिला हुआ है, ये मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहा, मेरे प्रूफ भी नहीं देख रहा है, और आईओ को आप चेंज भी करा सकते हो, तो दूसरा आईओ आपसे नॉर्मली अच्छे तरीके से बात करेगा। अच्छा सर ये बताइए आप हमारे को एक बारी कि जैसे कंप्लेंट करने के लिए जो विक्टिम होता है उसके पास कौन कौन से तथ्य है, सबूत होने चाहिए कि उसके आधार पे ही तो वो कंप्लेंट करेगा, क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए आईओ के खिलाफ? आईओ के खिलाफ जैसे आईओ आपको परेशान करता है, आपको अरेस्टिंग करने की धमकी देता है, आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। उस कॉल रिकॉर्डिंग को आप एसएसपी साहब को बोल सकते हो कि देखो इस तरह से अरेस्टिंग करने की धमकी दे रहा है मेरे को, जबकि अरेस्टिंग का कोई आधार नहीं बनता है और ना ही इसने 41A का नोटिस इशू कराया है। अच्छा, और कोई एविडेंस चाहिए होता हो? नहीं, एविडेंस तो देखो कंप्लेन के आधार पे होते हैं, जिस तरह से आपको आईओ धमकी देता है या आप कोशिश करो उसकी वीडियो बना सको तो वीडियो बना सकते हो, वो आपके साथ गलत बोल रहा है तो आप उसकी वीडियो बना सकते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वो आपके आधार पर है कि आप उसका तथ्य किस तरह से बना सकते हो। अच्छा, जो एसएसपी साहब को कंप्लेंट करी जाती है वो लिखित तौर पर की जाती है कैसे? एप्लीकेशन लिखी जाती है लिखित तौर पर ही। सर अगर रिश्तेदारों का नाम भी केस के अंदर लिखवा दिया जाता है कि फलाने आदमी ने भी दहेज मांगा, फलानी आंटी जो विदेश में रहती है उन्होंने भी दहेज मांगा, फलानी आंटी या फलाने अंकल, मौसा जी, मौसी जी, मामा जी, मामी जी, बुआ जी, फूफा जी मेरठ में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, सबका नाम लिखवा दिया जाता है कि सबने दहेज मांगा, उसका सर क्या उपाय है, उन सबका नाम कैसे निकलवाया जाएगा? देखिए इसमें क्या है, पत्नी सभी के नाम तो लिखवा देती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश कर दिए हैं कि 498A जैसा मुकदमा सिर्फ पति पर ही चलेगा। इसकी ज़्यादातर लोगों को कोई नॉलेज नहीं होती, कोई जानकारी नहीं होती है। लड़की अपनी ननद, नंदोई और मामा, मामी, चाचा, चाची इन सब के नाम लिखवा देती है, तो हम अगर आईओ को ये बोल सकते हैं कि इनका इसमें कोई रोल नहीं था। पहली बात तो ये कंप्लेन ही झूठी है, इनका कोई रोल नहीं था, तो आईओ नाम निकाल सकता है, और बाय चांस अगर आईओ ने नाम नहीं निकाला तो आप हाई कोर्ट में जाकर नाम निकलवा सकते हो। अच्छा सर, क्वाशिंग में नाम निकलवाने के बाद क्या बहू रानी जो देश की बिटिया है, बहू रानी है, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है? देखिए एक्शन के तो बहुत आधार हैं,
पहली बात तो अगर एफआईआर झूठी है, एफआईआर लग जाती है, तो 182 आईपीसी के तहत पुलिस ही उस पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन ऐसे पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। हमको प्रेशर डालना पड़ेगा कि इस कंप्लेन पर एफआईआर लगी है, इस एफआईआर पर एफआईआर लगी है, तो उसके अंतर्गत ये झूठी है, इस पर 182 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाए। तो पुलिस का राइट बनता है, जो एलिगेशन उसने आप पर लगाए हैं वो झूठे हैं, तो पुलिस उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेगी। अच्छा सर, वो अगर फिर भी कार्रवाई ना करे तो क्या प्रोसीजर है कि कार्रवाई ज़बरदस्ती करवाई जाए? क्योंकि जो झूठा केस लगाया है, कुछ परिवारों को तबाह करने की कोशिश की गई है, जो कि एक बहुत सगन्य अपराध है। तो जब लड़की झूठी साबित हो जाती है या उसके हिमायती, उसके रिश्तेदार झूठे साबित हो जाते हैं जो उनके फेवर में है, उन सबको लपेटे में लेके कैसे कोर्ट के कटघरे में खड़ा किया जाए? देखिए, इसके लिए ट्रायल ही लड़ना पड़ेगा। मान लीजिए आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो एफआईआर पे कोई एफआईआर नहीं लगा पा रहा है और चार्जशीट कोर्ट में लगा देता है, तो ट्रायल लड़ना पड़ता है। ट्रायल लड़ने के बाद अगर आप निर्दोष साबित होते हो तो आप 211 के अंतर्गत कोर्ट के द्वारा कार्यवाही करा सकते हो, और जो धाराएं उस लड़की ने आपके खिलाफ लिखवाई हैं तो उसके अंतर्गत जो सज़ा आपके लिए मुकर्रर होगी वही सज़ा 211 में लड़की को मिलेगी। अच्छा, लड़की के साथ जो उसके हिमायती हैं उनको भी मिलेगी? जी हाँ, दरअसल लड़की को ही ज़्यादा मिलती है, क्योंकि लड़की ही कंप्लेनर होती है, लड़की ही कंप्लेन करती है। मतलब जो लड़की को भड़काया जाता है कि तुम ऐसा कर लो तो तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हारे नाम मकान हो जाएगा, ये सब झूठ है। अगर लड़की केस करेगी, सलाह उसको सब देंगे, लेकिन जब सज़ा खुद भुगतने की बारी आएगी तो सारे रिश्तेदार अलग हो जाएंगे और जो सारी सज़ा भुगतने की हकदार होगी वो सिर्फ लड़की ही होगी। हाँ जी, सब पीछे हट जाते हैं। देखिए, लड़की को उकसाया जाता है लेकिन सब लोग पीछे हट जाते हैं। अभी मैं बताता हूँ, जैसे लड़की को कंप्लेन करती है तो पूरा परिवार, चाचा, भाई, माँ बाप, पूरा परिवार साथ हो जाता है। सर साथ में मामा भी हो जाता है? सब मामा वगैरह, ये सब बहन बहनोई, ये सब साथ आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डेट को थाने में दी जाती है, तो उसमें 2-4 आदमी आएंगे। फिर धीरे धीरे जब ट्रायल चल जाता है, ट्रायल में माँ बाप साथ आएंगे, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाते हैं। लास्ट में सिर्फ लड़की ही अकेली आती है। अकेली लड़की आती है और वही सारी प्रॉब्लम को फेस करती है? हाँ, वही सारी प्रॉब्लम को फेस करती है। और फिर क्या होता है, जब लड़की को दिखता है कि भाई हमारा इससे कुछ होने वाला नहीं है, उसको भी एहसास हो जाता है कि भाई मैंने गलत कंप्लेन की और जिन्होंने मुझे उकसाया है वो तो पीछे हट गए हैं, तो उसको एहसास तो हो जाता है कि मैंने झूठी कंप्लेन की है, लेकिन वो कह नहीं पाती है। हाँ, वो करा सकते हो, और इसमें आपका जल्दी भी निर्णय मिल जाता है। जो केस लंबा चलने वाला होता है वो थोड़ा शॉर्ट चलता है। लेकिन क्या होता है इसमें, देखो मैं आपको ये बताता हूँ, जब चार्जशीट लग जाती है उसके बाद जब चार्ज फ्रेम होता है तो अपने एडवोकेट से कहिएगा कि चार्ज जल्द ही फ्रेम कराएं। चार्ज फ्रेम कराने के बाद तुरंत आर्गूमेंट करानी शुरू कर दीजिए। पहले लड़की से एविडेंस लीजिए, अगर लड़की के पास एविडेंस नहीं है तो जो आपके पास एविडेंस है उसको लगा दीजिए, और ट्रायल इससे जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सर एविडेंस की बात आती है, मेरे पास लगभग 3 दिन पहले भी एक केस आया था, मैं कोर्ट में बैठा हुआ था, एक केस आया था मेरे पास। उसमें लड़के का कहना ये था कि अगर ये एक पेन है, ये पेन अगर ज़मीन पे गिरता है, ये पेन है, इसको ज़मीन पे गिरा तो इसका साक्ष्य बन सकता है कि ये ज़मीन पे पेन गिरा था या नहीं गिरा था। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है या इसको कोई देख सकता है, उसका गवाह हो सकता है। लेकिन जब ये पेन गिरा ही नहीं, ये घटना हुई नहीं, तो उसका एविडेंस कोई कहाँ से लेकर आएगा सर? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। जब किसी के पास कोई एविडेंस जो लड़का है वो जब कोई घटना उसने की ही नहीं है तो उसका वो एविडेंस कैसे लेकर आएगा कि जब वो घटना हुई नहीं, तो एविडेंस कहाँ से आएगा उसका? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका वकील अच्छा है तो आप हारा हुआ केस भी जीत सकते हैं। और आपके पास एविडेंस नहीं है, पहली बात तो ये पता ही नहीं चलता है कि हम पे ये केस होने वाला होता है। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आपका वकील अच्छा होना चाहिए। वो पहले तो लड़की ही एविडेंस देगी ना, अगर लड़की ने एलिगेशन लगाया है। देखो, आपने तो जो किया है वो आपको मालूम है। लड़का लड़की हस्बैंड वाइफ जब साथ में रहते हैं तो हस्बैंड वाइफ को ही मालूम होता है कि भाई हम लोगों को क्या परेशान क्या है। लड़की भी अपने माँ बाप के कहने में आकर कंप्लेन दर्ज करा देती है।
लेकिन पहला जो पर्पस होता है वो लड़की का ही होता है, एविडेंस जो है वो लड़की को प्रूफ करने होंगे। जब लड़की के पास ही एविडेंस नहीं होंगे तो हमारे पास तो भाई और आसान तरीका है एविडेंस का कि भाई जब लड़की के पास ही एविडेंस नहीं है तो हमें कौन सा ये पता था कि भाई हम पे मुकदमा होने वाला है। तो जब ये केस लड़की की तरफ से ही कमज़ोर पड़ जाएगा तो हमारी तरफ से तो ईजी है ही। कोई लड़की क्या, लड़की का ज़्यादातर ये कहना होता है कुछ सालों बाद कि मैं माँ के बहकावे में आ गई थी या पिता के बहकावे में आ गई थी या अन्य किसी रिश्तेदार या अपने पुरुष मित्र जिसे बॉयफ्रेंड कहते हैं उसके बहकावे में आ गई थी और मैंने ये कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा अपराध करने के बाद जो कि अक्षम्य है, क्या ससुराल वालों को और पति को उसको माफ़ करके अपने घर में दोबारा लाना चाहिए? नहीं, देखो बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए उसको, और माफ़ भी नहीं करना चाहिए। दोबारा तो इसलिए नहीं लाना चाहिए, मान लीजिए आप पर वो एलिगेशन लगा रही है और वो सेटल कॉम्प्रोमाइज़ करके आ भी जाती है तो आपके घर रहेगी तो वो उससे संगीन आरोप भी आप पर लगा सकती है। जैसे कि वो बोलती है कि बिजली का तार पकड़ लिया तो आप पे 304 भी लग जाती है, उससे ख़तरनाक पड़ जाता है। तो इसलिए लड़की को तो केस दर्ज होने के बाद बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि लड़की अगर समझदार होगी तो वो अपने पति के खिलाफ पहले से ही केस नहीं करेगी। जब लड़की या उसके हिमायतीदार लड़के के पक्ष के जो उनके बहनोई होते हैं, सबसे पहले बहनोई को फंसाया जाता है, जीजा को फंसाया जाता है और फंसाया जाता है उस अपने जेठ को, देवर को कि उसने मुझे छेड़खानी करी थी या दहेज मांगा था या डीवी किया था, इस टाइप के केस लगाए जाते हैं। जब वो चार्जशीट में से नाम निकलवा दिए जाते हैं किसी भी तरीके से कोर्ट के थ्रू या फिर एफआईआर जब दर्ज होती है उसके दौरान ही निकाल दिए जाते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है कि लड़की पक्ष के ऊपर दबाव बनाया जा सके? थोड़ा दबाव, इतना मेंटली प्रेशर हो कि उनको भी समझ में आए उन्होंने क्या काम किया है, कोर्ट कचहरी का मतलब क्या होता है। देखिए उसका एक रीज़न है, मान लीजिए आपके किसी भी रिश्तेदार का अगर नाम निकाल दिया जाता है तो वो मानहानि का केस लड़की पर डाल सकता है। और मानहानि दो तरह की होती है, सिविल और क्रिमिनल, दो तरह की मानहानि होती हैं। तो वो अपना जो मान की हानि हुई है उसका मुआवजा भी ले सकता है और उसको लड़की को सज़ा भी दिला सकता है, और सज़ा और मुआवजा दोनों भी होता है। सजा और मुआवजा दोनों भी होता है। हाँ। अच्छा सर, जो ये मुआवजे वाला केस है ये मैंने सुना बहुत लंबा चलता है, सिविल सूट के केस लंबे चलते हैं, इसको शॉर्ट कराने के लिए भी कोई प्रोसीजर है? नहीं, ये मानहानि का ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, क्योंकि देखो अगर आपके रिश्तेदारों का नाम ऐड किया है उसको निकाल दिया तो वो बरी तो पहले ही हो गया है। अब तो आपको ये बोलना है वहाँ पे भाई देखो हमारे रिश्तेदार का जो भी पर्सन है जिसका भी है वो ही कंप्लेंट डालेगा। जैसे आपकी सिस्टर का नाम आपकी वाइफ ने लगाया है तो आप आपकी सिस्टर के अगेंस्ट कंप्लेंट डलाएंगे मानहानि की। तो उसमें क्या होता है, पहली कंप्लेंट डलाने के बाद फर्स्ट डेट में आप अपना रीजन लगा देंगे कि मेरे को इसमें झूठे केस में फंसाया गया था, और फिर लड़की को सम्मन जाता है तो उससे जवाब मांगा जाता है। जब उसके पास कोई जवाब ही नहीं होगा, कोई तथ्य नहीं होगा, कोई सबूत नहीं होगा तो वो कहाँ से देगी, तो इसका निर्णय जल्दी आ जाता है। अच्छा सर, एनसीआरबी का जो डाटा है उसमें ज़्यादातर ये निकल के आ रहा है जो 498 केस हैं बहुत ज़्यादा झूठे पाए जाते हैं, क्या ये सत्य है? जी ये बिल्कुल सत्य है। 98% फॉर 98 ए जैसे मुकदमे झूठे पाए जाते हैं। घरेलू हिंसा हो गया और रेप का भी आज के टाइम में ज़्यादातर झूठा पाया जा रहा है, क्योंकि पत्नी अपने देवर पर, रिश्तेदारों पर, मामा पर, मामिया ससुर पर इस तरह से बलात्कार के झूठे आरोप लगाती है। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये सामने आई है कि जो है 498 की जो मुख्य धारा है जिसके ऊपर आज ये वीडियो बनाई जा रही है, जिसके लिए आज सर मेरठ से चल के यहाँ पे स्पेशली आए हैं राष्ट्रपति भवन पे। मेन बात यह है, इससे अब हिंदुस्तान के पुरुषों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई डराता धमकाता है, आपको कोई मेंटली सपोर्ट चाहिए, आपको कोई एजुकेशनल सपोर्ट चाहिए, आपको किसी तरह की सलाह चाहिए, तो आवास फाउंडेशन ट्रस्ट, जी हाँ, जिनके फाउंडर हैं अक्षय धवन साहब और जिनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो है ज़राफ़त खान साहब, आपके लिए सदैव तत्पर रहते हैं निःशुल्क तौर पर। ये जो आवास फाउंडेशन ट्रस्ट है ये अवेलेबल है गूगल के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। बाकी किसी और इंक्वायरी के लिए आप मेरे ट्विटर बिजनेस टाइकून नितिन पर भी संपर्क कर सकते हैं, और मेरा यूट्यूब चैनल पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बिजनेस टाइकून नितिन। मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो में बहुत जल्दी। वंदे मातरम।